हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस बाय दीपक भैया क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये अपना क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। एज यूजुअल हम सबको पता है चैप्टर नंबर 1 है साइंस का। हमें इस लेक्चर से साइंस अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस को स्टार्ट करेंगे और एंड तक सारे लेक्चर्स को देखेंगे अच्छे से और सारी साइंस को समझेंगे और 90% से अबव स्कोर करके भी दिखाएंगे, है ना। इस लेक्चर में इस चैप्टर के अंदर जितने भी पीवाईक्यूज आ रखे होंगे मैं वो सारे कंप्लीट करवाऊंगा। ये अपना एज अभी तो कोई एक लेक्चर ही है, ये पहला ही लेक्चर है तो इतने कोई पीवाईक्यूज होंगे नहीं। तो पहले सारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बेसिक बेसिक कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में जो है चैप्टर की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे चैप्टर के डीप मीनिंग्स, जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग्स हैं वो जो इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है। तो पीछे का रिवाइज करके आते रहना। जैसे जैसे अगर पीछे का रिवाइज करके आओगे तो आगे का समझने में कोई भी इशू नहीं होगा। लेक्चर 1 है, ज़्यादा वैसा वाला कंसेप्चुअल वाला नहीं रखेंगे और इजी इजी रखेंगे, सिंपल सिंपल रखेंगे। तो मैं हूँ दीपक भैया, आपको पढ़ाने वाला उसके अंदर साइंस, और यही साइंस में पूरे लेक्चर पूरे सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट को मैं कवर करने वाला हूँ इस चैनल पर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में जो मतलब चैप्टर 1 है तुम्हारा, जैसे चैप्टर 1 है तो उसका फर्स्ट पेज जो दे रखा है उसने वो वाला, और जो सेकंड पेज है चैप्टर का उसका आधा पार्ट, मतलब कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम कंप्लीट करने वाले। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो वर्ड इक्वेशन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक थिंग्स चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं। चैप्टर का मतलब जो पेपर है साइंस का, पैटर्न कैसा रहने वाला है एग्जाम का, उसको जान लेते हैं। जो तुम्हारा साइंस का एग्जाम है या साइंस का जो पेपर आएगा उसमें जो चैप्टर है वो 4 यूनिट्स में या 5 यूनिट्स में डिवाइड हो रखी है। पहली यूनिट कौन सी है? केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर। यूनिट 1 के अंदर तुम्हारे 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 कौन सा है जो हम अभी पढ़ने वाले स्टार्ट करने वाले, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है जो यूनिट 1 के अंदर ही है, दैट इज एसिड एंड बेस वाला, जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। और थर्ड चैप्टर तुम्हारा कौन सा है? आई थिंक तुम्हारा वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये अपना थर्ड चैप्टर है। और फोर्थ चैप्टर इसी के अंदर है, यूनिट 1 के अंदर ही, दैट इज कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये अपने 4 चैप्टर हैं जो कि किसके अंदर है? यूनिट 1 के अंदर है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर ये 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर की वेटेज कितनी है? इन 4 चैप्टर से मिलकर के आएगा 25 मार्क्स का पेपर, मतलब 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें जो 25 मार्क्स का इस यूनिट 1 से आएगा, ठीक है। यूनिट 2, वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यूनिट 2 में जो है तुम्हारा, या समझा देता हूँ एक्स्ट्रा लेके, यूनिट 2 इसके अंदर अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर, हेरिडिटी, और कौन सा है देख के बताता है, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और लास्ट चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये 4 चैप्टर किसमें? अपने यूनिट 2 के अंदर है। और ये भी कितने मार्क्स के हैं? 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखो 25 मार्क्स की यूनिट 1 है। यूनिट 1 में चैप्टर कौन कौन से हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड एंड बेसिस, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर अपने तुम 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो अच्छे से, उसके पीवाईक्यूज कर लेते हो, तो समझो तुमने अपने एग्जाम के लिए 25 मार्क्स पूरे कर लिए हैं या
पक्के कर लिए, ठीक। फिर उसके बाद यूनिट टू के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर, वेट अ सेकेंड, हाँ, लाइफ प्रोसेस चैप्टर, हेरिडिटी और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर ये 4 चैप्टर और कंप्लीट कर लेते हो, मतलब कि 4 चैप्टर जो पहले कर रखे थे और 4 चैप्टर ये, मतलब 8 चैप्टर्स कर लेते हो तुमने अपने एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज के साथ, अगर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तुमने कितने मार्क्स अपने पक्के कर लिए? 50 मार्क्स, ठीक है। ये जो यूनिट 2 है इसको हम कहते हैं बायोलॉजी भी कह सकते हो। ये बायोलॉजी वाले चैप्टर्स है। बायोलॉजी मतलब जो हमसे रिलेटेड है, ह्यूमंस से रिलेटेड है या प्लांट्स से रिलेटेड है, मतलब एनवायरनमेंट में जो हो रहा है उससे रिलेटेड है, उसको हम बायोलॉजी में कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के चैप्टर से ये चारों के चारों, ठीक है। और जो हमारी यूनिट 1 है, हमारी ये यूनिट 1 है, ये कौन से चैप्टर्स हैं, किस सब्जेक्ट के हैं? ये केमिस्ट्री के। मतलब अगर हम साइंस को भी फर्दर डिवाइड करें तो उसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स ऐसे आ जाता है। तो यूनिट 1 जो है अपनी, ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 कैसी है? ये केमिस्ट्री वाली है, केमिस्ट्री, ठीक। और जो यूनिट 2 है इसमें क्या आ जाएगा अपना? बायोलॉजी आ जाएगा। और जो यूनिट 3 और 4 है ये अपनी फिजिक्स है। और जो यूनिट 5 है ये अपनी ईवीएस है, ठीक है। एक बार अच्छे से डिटेल में बता देता हूं दोबारा। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है ये अपनी क्या है? यूनिट 1 है क्या ये अपना? चैप्टर 1 से लेकर 4 तक केमिस्ट्री है ना। और फिर चैप्टर 5 से लेकर के 8 तक ये अपना क्या है? बायोलॉजी। ये क्या है? यूनिट 2 है। यूनिट 2, यूनिट 1 कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की है। यूनिट 2 कितने मार्क्स की है? 25 मार्क्स की है, ठीक है। और फिर अपने लाइट रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट, ये भी 4 चैप्टर हैं। उसने उसी को यूनिट में फर्दर डिवाइड कर दिया। बाकी यूनिट 3 और 4 है, ये यूनिट 3 एंड 4, ये 3 है और ये 4 है। यूनिट 3, यूनिट 4, इन दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स का आ रहा है? दोनों को मिला के नहीं बता देता, अलग अलग बता देता हूँ। यूनिट 3 जो है तुम्हारी कितने मार्क्स की है? 12 मार्क्स की। और यूनिट 4 13 मार्क्स की है। यूनिट 3 जो है 12 मार्क्स की और यूनिट 4 इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को मिला करके, मैग्नेटिक इफेक्ट वाले को, ये 13 मार्क्स का है। मतलब वही 25 मार्क्स का बैटर टोटल करोगे तो। और इन चारों चैप्टर की कौन से चैप्टर हैं? ये फिजिक्स के चैप्टर है, फिजिक्स, ठीक। और जो लास्ट चैप्टर बच रहा है अपना अवर इन्वायरमेंट, ये ईवीएस वाला चैप्टर है, मतलब बेसिक साइंस टाइप। ये अपना क्या है? कितने मार्क्स का है चैप्टर? 5 मार्क्स का है। अब टोटल कर लेंगे 25 मार्क्स यूनिट 1 का, यूनिट 2 का 25 मार्क्स, और यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिलाओगे वो भी 24। देखो ये रहा 12 और ये रहा 13, दोनों मिलाएंगे 25 आ रहा है, ठीक है, वो है। और 5 मार्क्स अपना ईवीएस वाले का। टोटल कर लेंगे 80 मार्क्स अपना बैठ रहा होगा। 5 5 10, 5 5 10, टोटल कर लो 80 मार्क्स बैठ रहे होंगे, ठीक है। टोटल अपना 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और 20 मार्क्स जो है प्लस कर लो इसमें, 20 मार्क्स जो है तुम्हारे स्कूल वाले देते हैं, या प्रैक्टिकल जो वहाँ पे स्कूल में होते हैं, तुम्हारा कॉपी कंप्लीट करने का, कवर ववर, मतलब बिहेवियर कैसा है, कॉपी कंप्लीट कर रखी है या नहीं कर रखी, प्रैक्टिकल में कैसा परफॉर्मेंस था, इन सबको जोड़ जाड़ के तुमको स्कूल वाले 20 मार्क्स देते हैं। और 80 मार्क्स का पेपर बोर्ड में आता है, उसको कंप्लीट करना होता है। उसमें से जितने मार्क्स आते हैं वो प्लस 20 मार्क्स जो स्कूल वाले देते हैं वो जोड़ करके तुमको 100 में से मार्क्स मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, डेट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेसिकली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले। तो चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। हम अपने आसपास में क्या चीजें देखते हैं, मतलब डेली यूजेस में क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं, पीते हो ना मिल्क। अब सोचो अगर मैं इसको ओपन में रख दूं, ओपन में रख देते हैं, ओपन, एक्सपोज्ड टू एयर, एक्सपोज्ड टू एयर, बहुत देर तक मैं इसको
एयर में रख देता हूँ, मतलब बाहर रख देता हूँ। ऐसे यूजुअली हम क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं मिल्क को, जिससे कि वो खराब ना हो जाए या फट ना जाए, ठीक है। अब जब मैं इसको ओपन में रख दूंगा, एग्जॉस्ट एक्सपोज टू एयर में रख दूंगा, एयर में रखा रहने दूंगा, तो बहुत देर तक मैंने रखे रहने दे दिया, तो अब जब मैं उसको टेस्ट करूंगा तो उसमें क्या है, हल्का सा सोरनेस आ जाएगी। सोरनेस मतलब खट्टा लगने लगेगा, या हो भी सकता है अगर मैं उसको गर्म करके देखूं, गर्म करूं तो वो क्या हो गया होगा, फट गया होगा या खराब हो गया होगा मिल्क, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले। इसमें ऐसा क्या हुआ कि ये जो है खट्टा हो गया या फट गया दूध, जब हमने इसको एयर के अंदर रखा। इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ये जब हमने एयर के अंदर रखा तो ये खट्टा क्यों हो गया। स्मेल से भी पता लग जाता है, जब अगर वो खराब हो जाता है जो मिल्क है, अगर मैंने उसको एयर में रख दिया है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, उसको गर्म नहीं करा, इवन जब गर्म भी नहीं करते, फ्रिज में रखा रहे, जब भी वो खराब हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है समर्स में, मतलब गर्मियों में ज्यादातर दूध फट जाता है, क्यों फट जाता है, क्या उसमें रिएक्शंस होती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। ऐसी क्या रिएक्शन हो रही है मिल्क के अंदर, ऐसी तवा होता है, तवा जो घर में डेली यूज के लिए तुम लेते हो, तवा जो होता है जिसपे तुम्हारी मम्मी रोटी बनाती है, तुमको खिलाती है ना, गोल गोल रोटी। जब वो खराब हो जाता है थोड़ा सा, मतलब हम घर में, अब तुम पहले जो यूज हो रहा था तवा, उसको तुमने, उसके अलावा अब नया तवा आ गया, वो यूज हो रहा है, और जो पुराना वाला था उसको क्या कर दिया, फेंक दिया, या तुमने कहीं पे भी रख दिया। अब वो जो है एयर में रखा हुआ था, एयर में मतलब कहीं भी तुमने रख दिया, बाहर छत पे रख दिया, सपोज मानो छत पे रख दिया, छत पे रखा हुआ था, और क्या है, बहुत तेज बारिश आई या ह्यूमिड वाला नेचर था, मतलब कि ओस वाली टाइप का था नेचर, जहाँ पे क्या है बारिश आई या कुछ भी हुआ, जिस वजह से क्या है, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं अटैच हो गए या लग गए, जिसकी वजह से क्या है, इस पे क्या लग गई, जंग लग गई। ये जंग क्यों लग गई, वाटर लगने से, इस पे जैसी वाटर लगा इस पे बहुत देर नो तक, मतलब ये एयर में रहा, जिस वजह से क्या है, इसमें जंग लग गई। ये जंग क्यों लगी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर क्यों लगी है, इसमें क्या ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई, इसमें ऐसी क्या केमिकल रिएक्शन हुई कि ये इसका, ये है जो इसमें जंग लग गई। ऐसी नेक्स्ट जो निकल्स होती हैं, निकल्स मतलब कील जो होती है, कील जो होती है, नेल्स जिसको भी हम कह देते हैं, नील्स भी कह देते हैं, निकल्स भी कह देते हैं, ठीक है। इसको जब हम एयर में रख देंगे तो ये भी क्या है, जब हम ऐसी, जब एक्सपोज टू एयर, एयर में रख देते हैं, ऐसे संभाल के नहीं रखते हैं, तो उसमें भी क्या ऐसे जंग सी लग जाती है, देखो ये जंग सी लग जाती है, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है, इसमें ऐसी क्या रिएक्शन हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जो इसमें एयर में रखने से इसमें क्या है, जंग लग गई, इसके अंदर भी क्या हो रहा है ये पढ़ेंगे। ऐसी जो है, जो ग्रेप्स होते हैं उसको अगर हम एयर में रख दें, एक्सपोज्ड टू एयर, तो इसमें भी क्या है, ये भी सड़ने लगते हैं, खट्टे हो जाते हैं, सोरनेस आ जाती है, सोरनेस मतलब खट्टे हो जाते हैं, खट्टापन आने लगता है उसमें। तो इनमें ऐसी क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन सभी में क्या ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है जो इनकी स्टेट, काइंड ऑफ स्टेट चेंज हो रही है। मतलब जैसे पहले देखो, इसकी फिजिकल स्टेट एकदम दो गोल थी, इसमें लिक्विड स्टेट हो गई, है ना, इसमें अलग था, इसमें इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो अलग था, और इसमें फिजिकल अपीयरेंस अलग है, ठीक है। ऐसे इसमें भी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ और इसके में जंग लग गई। तो इन सभी में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऐसी जब हम फूड खाते हैं, फूड को ईट करते हैं, तो वह हमारे शरीर में जाकर के क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन ऑफ, डाइजेस्ट 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 होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या है, एक फूड डाइजेस्ट होता है, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ये सारे ही एग्जांपल जो हैं किस चीज के हैं, केमिकल रिएक्शन के हैं। ये सब में ही क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सी चीजों में क्या हो रही है, केमिकल्स की रिएक्शन हो रही है। तो कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सारा कुछ किस में पढ़ेंगे हम, चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ऐसी जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर क्या लेते हैं हम, जब इनहेल करते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और जब वो हमारे लंग्स में जाती है, फिर हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे करके फिर वो क्या करते हैं, हम एक्सेल, मतलब पहले सांस अंदर लेते हैं, इनहेल, फिर उसको बाहर छोड़ते हैं। जब बाहर छोड़ते हैं उसमें से क्या निकलती है, लेते ऑक्सीजन और बाहर जब एक्सपोज करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो क्या निकलती है, CO2 निकलती है। तो ऐसा क्या हुआ कि O2 ली और CO2 बाहर छोड़ी, इसमें भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। ऐसे केमिकल रिएक्शन इसमें भी हुआ।
तो हर चीज में डेली लाइफ में क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इतना समझ आया कि हर चीज में क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को ले, जो भी हमने अभी सबको पढ़ा, इन सभी को एक पेज पे लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं। पहला, सभी में क्या हो रहा है, इनकी आइडेंटिटी जो थी वो कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। जैसे मिल्क पहले क्या था, एकदम टेस्टलेस था, मतलब कि उसमें सही टेस्ट आ रहा था, और बाद में क्या हो गया, जब मैंने उसको एक्सपोज कर दिया एयर में रखा रहने दिया, तो क्या हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, मतलब सोरनेस आ गई, खट्टापन आ गया। ऐसे जब मैंने जो तवा था उसको एयर में रखा, तो उसकी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ गया, वो भी जंग लग गया, उसमें भी कुछ चेंज हो गया। ऐसे ही जो मैंने निकल्स थे, जो नेल्स थे, जो मैंने कील थी, मैंने उसको एयर में रखा रहने दिया, उसमें क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या है, उसमें भी क्या लग गई, जंग लग गई। ऐसे ही जो तो अपना दूसरा एग्जांपल जिसमें हमने एक्सेल इनहेल करा, उसमें क्या O2 अंदर लिया और ऑक्सीजन अंदर लेकर के CO2 को बाहर एक्सेल कर दिया था। वेट अ सेकेंड, क्या हो रहा है, तो लिख देते हैं द नेचर, इसको लिखना है आपको, ठीक है। द नेचर एंड द आइडेंटिटी एंड द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, आइडेंटिटी गलत लिख दिया, रुक जाओ ठीक कर देते हैं। तो लिखो द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, राइटिंग समझना है, प्लीज कोऑपरेट करना, जो मैं बोल रहा हूँ उससे समझ आ जाएगा। एंड द सब्सटेंस ऑफ द सब्सटेंस, नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, समवॉट, कुछ ना कुछ चेंज हुई है, समवॉट चेंज या चेंज्ड। पहला पॉइंट ही लिख लेना। रुक जाओ, एक चीज और लिखवा देता हूँ। यहां से स्टार्ट करो, पहले टॉपिक डालना जो मैंने पहले ऊपर समझाया, इसी को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले क्या समझ लेंगे, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में पहले एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल, मिल्क एक्सपोज्ड टू एयर, पहला। ऐसे ही दूसरा क्या रखा, नेल्स या आयरन, आयरन तवा, आयरन तवा, आयरन तवा एक्सपोज्ड टू एयर। थर्ड, थर्ड क्या करा था, देख लेते हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स एक्सपोज्ड टू एयर, ग्रेप्स को जब हमने एयर में रखे रहने दिया, एक्सपोज्ड टू एयर फॉर सम टाइम, टू एयर फॉर सम टाइम। फोर्थ, रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग, ऑल ऑफ द अबव, ऑल यहां से लिख लीजिए, देयरफॉर all of the above examples are showing chemical रिएक्शन। इन सभी में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। मिल्क पहले से, मिल्क का टेस्ट पहले कुछ और था, फिर बाद में कुछ और हो गया। नेल्स पहले जो थे, नेल्स मतलब जो कील थी, ठीक है, या आयरन तवा जो था, वो भी वो सब पहले ठीक था। उसके बाद जब मैंने उसको एयर में छोड़ा
उसमें क्या है रिएक्शंस हुई और उसमें क्या लग गई, जंग लग गई। से ग्रेप्स को जब मैंने एयर में रहने दिया तो उसके क्या है पहले टेस्ट कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया और वो सोरनेस हो गया। ऐसे एक्स रेस्पिरेशन, पहले ऑक्सीजन अंदर ली और उसमें रिएक्शन हुआ और वो क्या है CO2 बन गया, हमने बाहर CO2 छोड़ा। ठीक है, इन सभी में क्या हो रहा है, केमिकल्स का रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्या है, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो नेचर था पहले कुछ और नेचर था, अब कुछ और नेचर हो गया। ठीक है, जो नेचर है उसका वो अलग चेंज हो रहा है, जो नेचर है या उसकी आइडेंटिटी है उनमें क्या है कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस तो पिछले चैप्टर में पढ़ के आए ना, सब्सटेंस मतलब कुछ भी सब चीज है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। सब्सटेंस हैज समवट चेंज्ड। दूसरा पॉइंट, द चेंज is taking place by फिजिकल चेंज। अब जो चेंज हो रहा है वो या तो फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज, बाय फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। या तो वो फिजिकल चेंज की वजह से हो रहा है, मतलब जो भी चेंज हो रहा है या तो वो फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है। बता देता हूँ फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है। उससे पहले एक लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। वेन केमिकल चेंज, अगर केमिकल चेंज हो रहा है, वेन केमिकल चेंज, और ये ध्यान रखना वही बता रहा हूँ लिखवा दूंगा अभी, अगर कभी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब केमिकल चेंज हो रहा है, अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो 100% उसमें केमिकल की रिएक्शन होगी। ठीक है, याद रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर केमिकल चेंज हो रहा है, क्या, अगर केमिकल का चेंज हो रहा है तो उसमें 100% क्या है केमिकल का रिएक्शन होगा। अगर केमिकल चेंज हो रहा है मतलब अगर वो केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हुई होगी, केमिकल रिएक्शन हुई होगी, इसी वजह से उसमें क्या है केमिकल का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वही लिखवा रहा हूं, वेन एवर केमिकल चेंज अकर, वेन एवर केमिकल चेंज अकर, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस।